नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह ठाकुर। आज अपन जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं जो व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस वाक्य में आपको साथियों कंजक्शन फिल करना है, जिसे आप दो प्रकार से फिल कर सकते हैं। पहला, दोनों सेंटेंस की आपको मीनिंग पता हो हिंदी में। दूसरा, जो कंजक्शन है इनकी आपको हिंदी पता हो। तो पहला है, दे वर सैड खालिस्तान दे वर नॉट ग्रांटेड परमिशन टू अटेंड द कंसर्ट। दे वर सैड, यहाँ साथियों सैड मीन्स दुख होता है और कंसर्ट मीन्स समारोह है। परमिशन का मीनिंग आपको पता है, अटेंड का। ग्रांट मीन्स होता है देना। वो दुखी थे और उन्हें समारोह में जाने की परमिशन नहीं मिली। तो आप देख रहे हो साथियों, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण होता है। जब भी पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण होता है तो साथियों वहाँ बिकॉज का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसको फिल करने का तरीका है कि आपको जो कंजक्शन दिए हैं इनकी हिंदी पता हो। तो एंड मीन्स और होता है, सो मीन्स की या ताकि होता है, इफ़ मीन्स यदि होता है। तो अगर आप यहाँ एंड फिल करते हैं तो साथियों, दे वर सैड, वो दुखी थे और उन्हें समारोह में जाने की परमिशन नहीं मिली। इससे अर्थ पूरा नहीं होता है, क्योंकि एंड का प्रयोग दो समान सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है और ये सेंटेंस समान नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है और दूसरा नेगेटिव। इसके बाद सो आता है साथियों। सो का प्रयोग की होता है या ताकि होता है। तो इस सेंटेंस में सो जो होता है वो अकेला बहुत कम आता है, उसके साथ दैट आता है, इसलिए ये नहीं आ सकता। तीसरा, इफ़ का प्रयोग साथियों कंडीशन या परिस्थिति बताने के लिए या कोई शर्त रखी गई हो सेंटेंस में वो बताने के लिए होता है, जो यहाँ पर नहीं है। अतः सही आंसर है साथियों बिकॉज। तो अपना सही आंसर आता है बिकॉज, जो अपना आप फिल करेंगे। इसके बाद साथियों दूसरा सेंटेंस है, चूज़ द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर, जिसमें डिटरमाइनर तो डिटरमाइनर का प्रयोग यहाँ होता है निर्धारक। हाँ, ये मतलब डिटरमाइनर हैं जो किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है उसकी लिमिट निर्धारित करते हैं। ध्यान रखें साथियों, डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं और नाउन भी कैसे हों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहाँ साथियों, हैव यू गॉट खालिस्तान शुगर, इस शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब साथियों जिसे आप गिन नहीं सकते। दूसरा उदाहरण इसका आप देख सकते हो, ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, ये अन्य उदाहरण हैं। तो शुगर के पहले अब आप देख रहे हो मैनी जो होता है वो गिन सकते हो या काउंटेबल नाउन के पहले आता है। फ्यू भी कुछ काउंटेबल नाउन के पहले आता है। अब बचा एनी और मोस्ट। तो मोस्ट जो होता है साथियों वो डिटरमाइनर ना होकर डिग्री बताता है, मोर, मोस्ट, मोस्ट, या ये एडजेक्टिव के आगे आता है, इसलिए यहाँ मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि शुगर नाउन है। अब बचा एनी, तो एनी आपका सही आंसर है। दूसरा तरीका इसको करने का ये है साथियों कि अगर आप एनी और सम, ये दो डिटरमाइनर हैं जिनके रूल्स होते हैं कि सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये सेंटेंस इंट्रागेटिव है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और आगे हेल्पिंग वर्ब हैव है, जिससे यह सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अतः साथियों सही आंसर एनी है, जिसे आप उसमें फिल करोगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है साथियों, आई एम नॉट फ्री टुडे बट आई खालिस्तान सर्टेनली सी यू टुमारो। इस सेंटेंस में साथियों कुड, विल बी एबल, मे और कैन, इनमें से आपको फिल करना है और आपको मॉडल फिल करना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप मॉडल देखें तो विल बी एबल मॉडल नहीं है साथियों, विल बी एबल जो है वो मॉडल नहीं है। अब बचा कुड, मे और कैन। तो जो पहला सेंटेंस है साथियों वो प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस एम लगा है, तो उसमें कुड आ नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज होता है। तीसरा है साथियों मे और कैन। तो आप देखते हो मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है, इंग्लिश में कहें तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है।
अब आता है चौथा कैन। तो यहाँ पॉजिटिविटी नहीं बताई जा रही, यहाँ सर्टेनली वर्ड, सर्टेनली मतलब होता साथियों निश्चित, इसलिए कैन का प्रयोग कैपेसिटी या कोई निश्चितता बताने के लिए किया जाता है। अतः यहाँ आएगा मैं आज फ्री नहीं हूँ किंतु कल मैं तुमसे निश्चित ही मिल सकता हूँ। तो सही आंसर है साथियों कैन। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें दो आर्टिकल भरना है। आर्टिकल इंग्लिश में दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। यहाँ अपन को ऑप्शन में दोनों दिए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। फर्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाज खालिस्तान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन खालिस्तान मून। इसमें साथियों आपको दो वर्ड याद रखना है, एक तो फर्स्ट का मीनिंग, दूसरा मून। तो मून तो आपको साथियों पता है, ये मून मीन्स चंद्रमा जो यूनिक होती है, इसमें निश्चित ही दा आएगा। अतः दूसरे खालिस्तान में दा है, तो इस प्रकार से अपना पहला आंसर सही होगा। लेकिन दूसरा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इंग्लिश में साथियों कॉर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं, जिनके आगे हमेशा द आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। इनको साथियों ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार ये इनके पहले हमेशा फर्स्ट आता है, ये दा आता है, इसलिए इसमें दा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। अतः आपका आंसर फर्स्ट है जिसमें दोनों में दा आएगा, इसका आप ध्यान रखें साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसमें फिर आर्टिकल फिल करना है। तो इसमें अभी जो रूल बताए थे वो याद रखें। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज खालिस्तान होपलेस केस, ही सेज दैट आई शुड लिव इन ओपन एयर। इसमें आप साथियों इसके बाद साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द आर्टिकल, इसमें आप ध्यान रखें। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज होपलेस केस। होपलेस मतलब होता है आशा रहित केस, इसमें आप ध्यान रखें आशा रहित। और दूसरा है आई शुड लिव इन खालिस्तान ओपन एयर। तो यहाँ माइन मीन्स यहाँ है साथियों मुझे या मेरा, आई मी माई और माइन होता है। तो आप ध्यान रखें अगर कोई चीज़ किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आती है तो उसमें आर्टिकल जो होता है वो इंडेफिनिट आता है। तो होपलेस का आप उच्चारण करें साथियों तो हा आएगा, हा हल्का, जो कि एक व्यंजन है हिंदी में या इंग्लिश में कंसोनेंट साउंड है। अतः इसमें आंसर जो है वो ए फिल किया जाएगा आर्टिकल। दूसरा है ही सेज दैट आई शुड लिव इन। तो यहाँ साथियों जो आई वर्ड है और यहाँ माइन वर्ड है, अतः माइन को दोबारा उनने आई किया है। जब एक ही सब्जेक्ट या एक ही वस्तु दोबारा सेंटेंस में उपयोग की जाती है तो साथियों उसमें आर्टिकल डेफिनेट द लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ फिक्स हो गई है। अतः इसमें आगे ए और बाद में द आएगा, इस हिसाब से आपका आंसर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज साथियों, प्रीपोजिशन तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने एक वर्ड और लिखा है फ्रेज। तो प्रीपोजिशन फ्रेज का मीनिंग होता है कोई भी वर्ब होती है उसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन ऐड होता है और उन दोनों का मीनिंग अलग अलग ना होकर एक साथ होता है और वही मीनिंग सही माना जाता है, अलग अलग मीनिंग नहीं। तो इसमें है साथियों द कार ड्रिवन बाय रवि वेंट खालिस्तान एंड हिट द लैंप पोस्ट। हिंदी में कहें तो कार रवि के द्वारा जो चलाई जा रही थी वेंट खालिस्तान एंड हिट द लैंप पोस्ट, वो वेंट हुई गई और हिट द लैंप पोस्ट, वहाँ जो बिजली का खंभा था उससे टकरा गई। तो वेंट के बाद विथ कंट्रोल, ऑन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, ओवर कंट्रोल। इसमें साथियों आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इस वर्ड को देखें आप, हिट, रवि कार चला रहा था, उसकी कार कंट्रोल से बाहर हुई होगी तभी तो लैंप पोस्ट से टकराई। तो कंट्रोल से बाहर के लिए साथियों आप यूज़ करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल, और सही आंसर यही होगा। विथ कंट्रोल, कंट्रोल होती तो टकराती नहीं, तो ये आएगा नहीं। ऑन कंट्रोल मतलब ऊपर कंट्रोल होना, कार ऊपर कंट्रोल साथियों हो नहीं सकती। ओवर कंट्रोल, ओवर कंट्रोल होता तब भी कार टकराती नहीं, अतः आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरा जो मीनिंग है साथियों जो वेंट है वो गो आउट
ये एक प्रकार की फ्रेज है जिसका सेकंड फॉर्म वेंट आउट उनने यूज किया है। तो गो आउट का मीनिंग दो होता है, पहला होता है बुझ जाना, दूसरा होता है जहाँ आप रह रहे हो आप उस प्लेस से थोड़ी देरों के लिए कहीं चले जाओ, वेंट आउट। तो ये साथियों इसका आंसर है वो है आपका थर्ड, इसमें आप ध्यान रखें। इसके बाद जो इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका आप ध्यान रखें। इसमें हाँ प्रीपोजिशन, तो इसमें ध्यान रखें प्रीपोजिशन फिल करना है। मैसूर इज खालिस्तान कर्नाटका, तो बाय कर्नाटका, एट कर्नाटका, इन कर्नाटका और ऑन कर्नाटका। तो आप साथियों ध्यान रखें जब कोई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में स्थित होती है तो हमेशा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैसूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, अतः कर्नाटक बड़ी चीज़ है और मैसूर छोटी, इसलिए कर्नाटक के पहले इन आता। लेकिन अगर साथियों अपन ये लिखते कि कर्नाटक कहाँ स्थित है तो अपन बोलेंगे कर्नाटक इज इन इंडिया। तो इन इंडिया जो है बड़ी हो गया, तो इंडिया के पहले इन आएगा और कर्नाटक के बाद जो है वो आएगा, हाँ इंडिया के पहले एन और यहाँ। और अगर आपको एक ही सेंटेंस में तीनों लिखना है कि मैसूर कर्नाटक में और फिर कर्नाटक इंडिया में है, तो फिर साथियों आप लिखेंगे मैसूर इज एट कर्नाटका इन इंडिया। सबसे छोटी जगह में एट आता है, फिर उससे बड़ी जगह में इन आता है। इसका साथियों आप ध्यान रखें, अतः सही आंसर होगा इन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द अप्रोप्रिएट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें साथियों आपको नाउन फिल करना है। आप ध्यान रखें नाउन कई प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसमें नाउन जो होते हैं साथियों जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल भी होते हैं, और सिंगुलर प्लूरल वचन के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। वी यूज अ लिटिल खालिस्तान इन अवर कुकिंग साथियों। हम तो वी यूज अ लिटिल खालिस्तान इन अवर कुकिंग। तो इसमें साथियों आपको लिटिल वर्ड ध्यान रखना है। लिटिल वर्ड जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, अतः ऑयली, ऑयल, ऑयल्स ये सभी अनकाउंटेबल हैं, अतः आप इसमें लिटिल ऑयल जो होता है वो कभी बहुवचन नहीं बन सकता, तो इसलिए इसमें ऑयली, ऑयल्स नहीं आएगा, अकेला क्या आएगा ऑयल। तो सही आंसर है आपका ऑयल, इसका ध्यान रखें साथियों। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें अब आपको फिर के याद रखना है कि आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ ध्यान रखें साथियों, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन खालिस्तान रूफ ऑफ खालिस्तान बिल्डिंग अलार्मिंग खालिस्तान रेसिडेंट। तो ध्यान रखें द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन, इसके बाद लैंडेड आ रूफ, लैंडेड ऑन आ रूफ। तो यहाँ साथियों जो रूफ शब्द है उसका मीनिंग होता है छत। तो यहाँ हेलीकॉप्टर है वो पहले ही से आपको फिक्स कर रहा है कि वो कहाँ लैंड करेगा, तो यहाँ जो रूफ वर्ड है वो फिक्स हो जाता है, अतः इसमें जो आर्टिकल है वो आएगा द। तो इस हिसाब से आप रखेंगे द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ। अब कहाँ पे, तो आप ध्यान रखें साथियों रूफ जो है वो किसी न किसी एक बिल्डिंग का होगा, तो इसमें आर्टिकल आपका आएगा ए। फिर है अलार्मिंग, तो हेलीकॉप्टर के बिल्डिंग पे लैंड होने से अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन्स शोर होना या लोगों को डिस्टर्ब करना या लोगों का एकदम से आश्चर्यचकित होना होता है अलार्मिंग, अलार्म वर्ड से बना है। तो अलार्मिंग और कौन होंगे, रेसिडेंट्स, वो भी पहले ही से वहाँ फिक्स हैं, अतः अपन को रेसिडेंट्स में भी द आर्टिकल लगाएंगे। तो आपका आएगा द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग अलार्मिंग द रेसिडेंट्स। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ये। फर्स्ट जो आंसर है एन आ ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में, और ए आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो रूप है वो पहले ही से फिक्स कर रहा है। आर्टिकल का एक रूल्स है साथियों जिसमें लिखा है कि अगर कोई चीज़ आप फिक्स करना चाहते हो तो उसको द आर्टिकल लगा के आप फिक्स कर सकते हो और वो चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो वह उस हिसाब से उसमें
आर्टिकल जो है वो द लगता है और उस चीज़ को एक वचन कर देता है, अतः इसमें आर्टिकल आएगा आपका। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ आपको टेंस फिल करना है। आई खालिस्तान नेवर सीन हिम हिज हैप्पी बिफोर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों कि आई के साथ जो है एम आता है और हैव आता है, हैड बीन आता है, लेकिन हैज नहीं आता, तो ये आपका नहीं आएगा। अब अपन देखते हैं साथियों कि एम क्यों नहीं आएगा। तो आप देखें साथियों, सीन लिखा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और आई के साथ आईएनजी एम आएगा तो आईएनजी होगी, अतः ये आपका नहीं आएगा। इसके बाद है साथियों हैव और हैड बीन। तो आप इसमें देखें साथियों, हैड बीन नहीं आएगा क्योंकि बीन के बाद आईएनजी होना चाहिए, जो नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अकेला जो सेकंड ऑप्शन हैव है वो सही है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन आता है, अतः सही आंसर है आपका सेकंड हैव। तो इसमें सही आंसर है आपका सेकंड हैव, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है साथियों, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव साथियों वो होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, अतः आपको अगर एडजेक्टिव फिल करना है तो आपको सेंटेंस में नाउन पता होना चाहिए। और इस सेंटेंस में नाउन है पूरा पुलिस स्टेशन। तो द खालिस्तान पुलिस स्टेशन इज़ 5 माइल्स अवे। अपन हिंदी में मील बोलते हैं साथियों, वो इंग्लिश में माइल्स हो जाता है। पुलिस स्टेशन जो है 5 मील दूर है, इसका हिंदी मीनिंग हुआ ये। अब इसमें आता है साथियों कि फिल क्या करना है। तो नियरर, नियरेस्ट, नियरिंग और नियर। तो साथियों दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसका हमने जब एक वीडियो डाला था आर्टिकल का, उसमें हमने बताया था कि दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि उसमें लास्ट में ईएसटी होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ इस वर्ड में ईएसटी है, तो सही आंसर आपका नियरेस्ट होगा, ना नियरर होगा, ना नियरिंग होगा, ना नियर होगा। तो सही आंसर है साथियों सेकंड नियरेस्ट, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद साथियों तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिर आ गए। क्वेश्चन है द राइवलरी खालिस्तान द टू ग्रुप्स इंक्रीज आफ्टर द। राइवलरी मतलब होता है दो लोगों के बीच दुश्मनी, जो कैसे बढ़ गई, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, कैसे बढ़ी, आफ्टर द इलेक्शन। हिंदी में राइवलरी का मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदिता। तो इसमें साथियों जब दो लोगों की बात होती है तो एक ही आर्टिकल है इंग्लिश में, वो है बिटवीन। तो इसका सही आंसर बिटवीन है। दो से ज़्यादा लोग होते तो आंसर होता एमंग। इन और एट हैं जो साथियों ये स्थान बताते हैं, दो लोगों के बीच संबंध नहीं। तो आप ध्यान रखें सही आंसर है आपका बिटवीन, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। जिसमें आप ध्यान रखें अपन आर्टिकल फिर करना है। आई फाउंड खालिस्तान बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली खालिस्तान राइप बंस। तो ध्यान रखें इसमें आई फाउंड बास्केट, बास्केट को आप साथियों हिंदी में लिखें तो बाबदक का आता है, अतः इसमें आर्टिकल आएगा ए। आई फाउंड अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली। तो आप ध्यान रखें उसने मैंगो की बात की है और बाद में यही मैंगो कैसे होगा राइप। राइप का मीनिंग होता है साथियों पकन, पकना, पके हुए वंश। वंश मतलब हो गया उसने मैंगो को ही राइप वंश कर दिया, तो मतलब पके हुए मैंगो मैंने लिए। मुझे एक बास्केट मैंगो से भरी मिली किचन में और हमने केवल पके हुए ही उठाए। तो ये बास्केट है, उसको आपने मॉडिफाई किया है आगे राइप वंश। तो जब एक ही वर्ड बार बार मॉडिफाई होता है तो उसमें आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ ए आएगा और यहाँ आर्टिकल आपका द आएगा। तो ए और द किस ऑप्शन में है इसमें, अतः आपका ये सही है, इसका विशेष ध्यान रखें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है कि चूज द ऑप्शन दैट बेट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का सिंपल सा रूल है साथियों, ये रिवर्स में चलता है, मतलब जो सेंटेंस में लिखा है उसका जस्ट उल्टा। क्वेश्चन है ही हैज़न रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है साथियों, ये हेल्पिंग वर्ब ही बताता है, मेन वर्ब का इससे लेना देना नहीं है। तो इसमें हैज़न्ट है मतलब हैज़ नॉट है, तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये नॉट हट जाएगा और सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और आपका आंसर बनेगा हैज़ ही और क्वेश्चन मार्क।
तो हैज़ंट का क्या बना, हैज़ ही, जो पहले ही ऑप्शन में है। बट साथियों ध्यान रखना इसका नाम ही क्वेश्चन टैग है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बिना क्वेश्चन मार्क के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है साथियों, जैसे आपने पढ़े होंगे कामा, इन्वर्टेड कामा, कोलन, कामा ये हो गया, इन्वर्टेड कामा ये हो गया, ये साथियों आपका हॉफ कामा कह सकते हो, और ये हो गया आपका साथियों कोलन। तो ये और ये होता है साथियों फुल स्टॉप, जिसमें लैंग्वेज में इनका यूज होता है। ये अपन को देखना सही कहाँ लगेगा। एक होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर। तो आप ध्यान रखें साथियों, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें ही आस्क्ड मी, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लगेगा। अतः आपका ऑप्शन थर्ड और सेकंड फर्स्ट ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद साथियों जो नेक्स्ट है वो है आपका ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर, और फोर्थ है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर। तो साथियों इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में ये कॉमा लगते हैं, तो ये इनडायरेक्ट है, तो इसमें ये कॉमा नहीं लगेंगे, ना ये वाला और ना ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक गलत है। सही है आपका ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन द लेटर। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। इसमें अपन को फिर पंक्चुएशन लगाना है। तो दो द मैनेजर एक्सप्लेनेड व्हाट टू डू वी डिडंट नो वेयर टू गो। इसमें साथियों आपको सबसे पहले तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होगा, जो चारों में 3 में लगा है, इसमें नहीं लगा, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, दो द मैनेजर एक्सप्लेनेड व्हाट टू डू। तो साथियों दो द मैनेजर एक्सप्लेनेड व्हाट टू डू, तो एक्सप्लेनेड के बाद जो वर्ब है, एक्सप्लेनेड वर्ब है, और इसके बाद जो सेंटेंस है वो मीनिंग देता है। यहाँ कॉमा नहीं लग सकता, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में एक्सप्लेनेड के बाद कॉमा उनने लगाया है, तो ये आपका गलत होगा। तीसरा है साथियों, दो द मैनेजर एक्सप्लेनेड व्हाट टू डू वी डिडंट नो, और थर्ड है ये। तो साथियों वी व्हाट टू डू, इसके बाद जो वी लगा है, जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट उनने किया है वो वी से है, इसके पहले कॉमा लगेगा, अतः आपका सही ऑप्शन ये है। इसमें उनने कॉमा नहीं लगाया है, तो ये आपका गलत है। इसलिए यहाँ कॉमा इसलिए लगेगा क्योंकि वी सब्जेक्ट है। आप दो द मैनेजर एक्सप्लेनेड व्हाट टू डू, यद्यपि मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि क्या करना है, वी डिडंट नो वेयर टू गो, लेकिन इसके बाद कॉमा, वी डिडंट नो, हमें नहीं पता था, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। तो ये आपका जो है दो एक कह सकते हो आप साथियों, ये भी एक प्रीपोजिशन है, या कह सकते हो एडवर्ड क्लॉज ऑफ में आता है। दो विरोधी सेंटेंस को जोड़ने का उपयोग होता है। पहला सेंटेंस है क्या करना है, दूसरा कहता है क्या नहीं करना है, वहाँ दो लगता है, तो यहाँ कॉमा आएगा ये, अतः आपका सही आंसर ये हुआ साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें है द डॉग्स खालिस्तान ऑल नाइट एंड खालिस्तान अस अवेक। तो इसमें दो ऑप्शन हैं, तो आप साथियों ध्यान रखें, दो वर्ड्स हैं, हॉल्स कीपिंग हॉल्ड कैप्ट, हॉल्ड कीपिंग हॉलिंग कैप्ट। तो साथियों ध्यान रखें, अगर पहला सेंटेंस अगर इसमें आप ये ऑप्शन फिल करते हो, तो पहले में यस लगा है द डॉग्स हॉल्स ऑल नाइट, लेकिन दूसरे में भी फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए या फ्यूचर सिंपल होना चाहिए, आईएनजी यहाँ नहीं लग सकती, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है होल्ड एंड कैप्ट, तो दोनों ही पास्ट सिंपल में हैं। द डॉग्स होल्ड ऑल नाइट, कुत्ते रात पर भौंके, एंड केप्ट अस अवेक, और हमें जगाए रखा, ये आपका साथियों सही आंसर है। दूसरे में पास्ट सिंपल है लेकिन इसमें आईएनजी है, तो ये नहीं होगा। तीसरे में केप्ट तो सही है लेकिन हॉलिंग में आईएनजी है, तो ये सही नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा होल्ड एंड केप्ट, जिसका आप साथियों ध्यान रखें। इसके बाद साथियों नेक्स्ट ऑप्शन है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। इसका मीनिंग है एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। साथियों अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। यहाँ द कोर्स है वो एक वचन है क्योंकि द लग गया है, कोर्स में एस भी नहीं है।
अतः एक वचन है तो आर ऑफरिंग बहुवचन है, ऑफर्स जो है वो एक वचन है, ऑफर एक वचन है, हैव ऑफर्ड बहुवचन है। अब साथियों देखते हैं ऑफर और ऑफर। तो द कोर्स जो है उसमें सब्जेक्ट एक वचन है तो उस वर्ब एक वचन होगी जिसमें एस ई एस लगेगा, अतः ऑफर्स आपका सही है और ऑफर एस नहीं लगा, अतः ये गलत है। तो सही आंसर हुआ साथियों आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द चीफ मिनिस्टर खालिस्तान द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। इसमें साथियों ध्यान रखें टुमारो मीन्स आने वाला कल, और इस किसी भी वर्ड में टुमारो के लिए आने वाले कल के लिए एक ही टेंस है फ्यूचर सिंपल, अतः सही आंसर ये होगा। ये तीनों आपके गलत होंगे, इसका आप ध्यान रखें। सही आंसर ये है विल इनैगुरेट। इसके बाद साथियों नेक्स्ट है स्पॉट द एरर। एरर का मतलब होता है साथियों मिस्टेक। ऑल चिल्ड्रन इज प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली, इसमें से एक गलत है तो हैप्पीली साथियों आपका सही है। इज प्लेइंग जो है ऑन द बीच और ऑल चिल्ड्रन, तो ऑन द बीच सही है, ऑल चिल्ड्रन सही है। चिल्ड्रन में एस कभी नहीं लगता साथियों। चाइल्ड जो है एक वचन, चिल्ड्रन होता है वो बहुवचन, ध्यान रखें चिल्ड्रन में एस न लगाएं, गलत है। अब ऑल चिल्ड्रन, ऑल वर्ड मीन्स सभी होता है तो ऑल के साथ आर आना चाहिए, लेकिन इसमें इज लिखा है, अतः आपका सही आंसर जो है वो है इज प्लेइंग। बाकी ये सब गलत हैं, इसका आप साथियों ध्यान रखें। आपका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा इज प्लेइंग, बाकी गलत हैं। इसके बाद साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूटेबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग जो किसी वर्ड्स के आगे लगते हैं और उस वर्ड्स का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो साथियों ये कॉमन सेंस वाली बात है। कनेक्ट में जो है डी कनेक्ट, प्री कनेक्ट और मिसकनेक्ट नहीं होता है, होता है डिसकनेक्ट। तो सही आंसर है आपका डिसकनेक्ट, और ध्यान रखें मिसकनेक्ट नहीं होता है, प्री कनेक्ट नहीं होता, होता डिसकनेक्ट। तो इसका सही आंसर 4 है डिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो प्रोग्रेसिव मतलब होता है साथ ही कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस आप जानते हो, उनने सिर्फ प्रोग्रेसिव लिखा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लिखा है। इसमें अपन को ध्यान रखना है सेंटेंस में क्या लिखा, विराट खालिस्तान वेरी वेल, विराट खालिस्तान वेरी वेल इन दिस इनिंग, इन दिस। तो साथियों दिस वर्ड जो है वो हमेशा वर्तमान को या प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, दैट वर्ड भूतकाल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ ये आ नहीं सकता, ये आएगा नहीं और ये आएगा नहीं, यहाँ आएगा इज़ बैटिंग, विराट इज़ बैटिंग वेरी वेल इन दिस इनिंग। इसका साथियों विशेष ध्यान रखें, दिस वर्ड से ये डिसाइड हुआ कि इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट इन द ब्लैंक विद सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये है साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला। तो हरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में एस ई एस होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो आज ड्रिंकिंग आपका आएगा नहीं, इज ड्रिंकिंग आएगा नहीं। अब ड्रिंक और ड्रिंक्स, तो हरी के साथ एस ई एस लगेगा। सही आंसर है आपका ड्रिंक्स, ड्रिंक नहीं है, इसका आप ध्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पनामा कैनाल इज अ खालिस्तान मेड वाटरवे। तो प्रीफिक्स साथियों बताया था आगे लगते हैं, तो अंडर मेड, सेल्फ मेड, मैन मेड एंड रीमेड। तो पनामा कैनल जो नहर होती हैं वो अंडर मेड नहीं होती, सेल्फ मेड, नहर अपने आप नहीं बनती, नहर जो होती है वो मैन मेड होती है। अतः इसका सही आंसर है मैन मेड। रीमेड नहीं होती है, वो मैन मेड होती है, मानव द्वारा बनाई जाती है। कैनाल मीन्स नहर और पनामा आप जानते हो नाम है। इसका सही आंसर है मैन मेड। इसके बाद जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सूटेबल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन साथियों वो होते हैं जो ग्रुप्स बताते हैं। क्या बताते हैं, ग्रुप्स, एक चीज़ नहीं बताते, ग्रुप्स बताते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं आर्मी, दूसरा आप ले सकते हो क्लास, तीसरा आप ले सकते हो कैटल।
चौथा ले सकते हो साथियों आप हर्ड। कैटल मीन्स 4 पैरों वाले जानवर, हर्ड मीन्स होता है ग्रुप ऑफ जानवर, आर्मी आपको पता है साथियों, क्लास आपको पता है। बहुत से नाउन हैं जो कलेक्टिव होते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द, यहाँ आपको ग्रुप, गैंग, मूव एंड क्राउड, ये चारों कलेक्टिव नाउन हैं। लेकिन थीप्स मीन्स चोर होता है, चोरों का साथियों ग्रुप नहीं होता है, गैंग होती है। तो सही आंसर है आपका दूसरा गैंग। मूव मीन्स साथियों भीड़ होता है, लेकिन भीड़ हिंसक हो तब मोब कहलाती है, और सामान्य भीड़ हो साथियों तो वो क्राउड कहलाती है। अतः साथियों आपका जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला ऑप्शन गैंग। लेकिन इनके आप ध्यान रखें, मोब मीन्स भीड़ होती है लेकिन वो हिंसक होती है, और क्राउड मीन्स जो भीड़ होती है वो सामान्य भीड़ होती है। साथियों ये अपने क्वेश्चन हैं, जरूर आशा करता हूँ आपके लिए है बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, अगली बार एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ अपन फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपक सर इंग्लिश देवरी के नाम से है। धन्यवाद।